पीएम मोदी की गलती से क्या देश पर 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है जो विपक्ष कह रहा है? इसका सच क्या है? क्या सच में हर व्यक्ति पर नरेंद्र मोदी ने 1,40,000 का कर्ज डाल दिया है? क्या मोदी ने देश को कर्ज में डुबाया है या कर्ज से बचाया है? यह पूरा सच बताने वाला चैप्टर लेकर आया हूं, जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की सारी रणनीति फेल होती जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने एकजुट होकर इंडी गठबंधन बनाया, वो तो चल ही नहीं रहा है, कुछ तय भी नहीं हो पा रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष जो मुद्दा उठाता है जनता नकार देती है, क्योंकि उसमें फैक्ट नहीं होते, सच नहीं होता। अभी हाल ही में हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर साबित हो गया। आप देखिए, खुद उसमें पता चला कि भाई इन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ क्या चला, ओपीएस का मुद्दा चलाया, नहीं चला। जातिगत जनगणना कराएंगे बोला, मुद्दा काम नहीं आया। फिर ओबीसी का मुद्दा उठाया, वो भी नहीं चल पाया। अडानी चिल्लाते रहे, जनता ने कहा हटाओ। ईवीएम का मुद्दा जनता के सामने फिर लेके आए, फिर फेल कर दिया, अभी हटाओ ईवीएम, बेकार की बात ना कर। तो विपक्ष के सारे दाव एक एक करके फेल हो रहे हैं। तो अब इनको कुछ तो नया लाना है, तो एक नया नैरेटिव लेकर आए और जमकर इसका प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं बॉस? प्रचार ये कर रहे हैं ये लोग कि पीएम मोदी ने देश को कर्ज में डुबा दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि देश का कर्ज जीडीपी से भी अब ज्यादा होने वाला है। कह रहे हैं कि देश की हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है, इतना कर्ज नरेंद्र मोदी ने देश पर डाल दिया है। अच्छा, विपक्ष ये भी कह रहा है कि मोदी सरकार की वजह से देश के हर नागरिक के ऊपर 1,40,000 रुपए का कर्जा हो गया, इतना मोदी सरकार ने कर्ज ले लिया। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी मैं एक एक सच आपको बताऊंगा, फिर आपके कान से धुआं फेंक देगा कि बॉस क्या ही ये लोग हैं। विपक्ष ने मोदी पर हमला करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की रिपोर्ट को आधार बनाया। हालांकि विपक्ष के नेता रिपोर्ट की पूरी सच्चाई आपको नहीं बता रहे, क्योंकि इनके काम की पूरी सच्चाई है नहीं, इनको देश से मतलब तो है नहीं। हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि विपक्ष किस तरह से आईएमएफ की रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। पहले वो समझ लीजिए। कांग्रेस ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिसमें लिखा कि पीएम मोदी का कारनामा, और इसमें दिखाया गया कि 2014 में देश पर 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो कि 2023 में 205 लाख करोड़ रुपए का हो गया। यानी नरेंद्र मोदी ने देश पर बताइए इतना 4 गुना 5 गुना कर्ज बढ़ा दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि देश का कुल कर्ज जीडीपी से ज्यादा होने वाला है। आजादी के बाद 67 सालों में 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया, पीएम मोदी ने अकेले ही 150 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। शिवसेना के उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि भारत का कुल कर्ज जीडीपी का 100% के पार जा सकता है, सरकार का इस पर क्या रिस्पॉन्स है। संजय निरुपम ने लिखा कि 10 साल में देश पर कर्ज का बोझ 4 गुना बढ़ गया, आईएमएफ ने चेतावनी दी है और सरकार सन्नाटे में है। विदेशी कर्ज एक बड़ा प्रश्न है, इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो जब जहाज डूबेगा तो कोई नहीं बचेगा। अरे बॉस, जहाज तो आपका डूब गया है। यानी विपक्ष के मुताबिक देश डूबने वाला है और जनता सोच ले कि क्या करना है। बिना पूरी रिपोर्ट और कर्ज की असलियत बताए सिर्फ डेटा बताकर विपक्ष क्या जनता में पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता। ये एकदम वही हथकंडा है कि एलआईसी का पैसा डूब रहा है, एसबीआई का पैसा डूब रहा है, जो वैसा झूठ फैलाते रहा, सेम वही काम है। और मैं आपको एक एक सच बताऊंगा। विपक्ष दरअसल आईएमएफ की जिस रिपोर्ट के आधार पर यह आरोप लगा रहा है, उसमें लिखा क्या है पहले वो आपको बताता हूं, फिर एक एक डिटेल बताऊंगा। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। मार्च 2023 के महीने में कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए था। 6 महीने में 5 लाख करोड़ की कर्ज की बढ़ोतरी हुई है और 2028 तक यह जीडीपी का 100% तक हो सकता है, यह आईएमएफ ने कहा है। लेकिन यह पूरी रिपोर्ट नहीं है। इसी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा उठाकर राजनीति कर रहा है विपक्ष। अब इसमें पहली बात तो आपको यह समझनी होगी कि किसी देश पर कर्ज को इस हिसाब से नहीं देखा जाता जिस हिसाब से यहां का विपक्ष दिखाना चाहता है और वो हल्ला कर रहा है। देखिए विपक्ष क्या बोल रहा है। विपक्ष का कहना है कि भारत पर कर्ज कितना था। विपक्ष के हिसाब से आप जाइएगा, विपक्ष कह रहा है कि 2014 में कितना था, 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। मतलब जब मनमोहन सिंह गए तो छोड़कर गए देश पर 54 लाख करोड़ का कर्ज। विपक्ष क्या बोल रहा है, बॉस ये 2023 में बढ़ के 205 लाख करोड़ हो गया। ठीक है, तो विपक्ष के हिसाब से चलिएगा तो भैया वो कह रहा है कि अरे पहले 54 लाख करोड़ था, अब ये 205 लाख करोड़ हो गया, मोदी जी डुबा दिया। हाँ। लेकिन जिनको भी इत्तू सा भी अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा, जिन्होंने भी अर्थशास्त्र को इत्तू सा भी पढ़ा होगा, वो जानते होंगे कि कर्ज को उस देश की जीडीपी के हिसाब से देखा जाता है। मतलब आप कितना कमाए और कितना कर्ज लिए उसका अनुपात देखा जाता है। मान लीजिए आप 100 रुपए कमा रहे हैं और 20 रुपए का कर्ज लिए, और अगर आप मान लीजिए 1000 रुपए कमा रहे हैं और 50 रुपए का कर्ज लिए, तो ऐसे नहीं होता कि पहले 20 का कर्ज था अब देखिए 50 रुपए का कर्ज है। आपकी आमदनी भी देखिए कहां पहुंची है। तो इसलिए अनुपात देखा जाता है जीडीपी के साथ, यानी देश कितना कमा रहा है और उसका कितना कर्ज है। और इसलिए कहा जाता है कि अगर कर्ज 100% से ज्यादा, तो क्या होता है भाई, अगर कर्ज 100% से ज्यादा है तो इसको कहते हैं कि हाई रिस्क। हाई रिस्क कहते हैं, बहुत रिस्क है भैया देश के ऊपर। अगर 100% से कम है कर्ज, तो रिस्क भी कहते हैं कि नहीं कम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि भारत पर जीडीपी के मुकाबले कितना कर्ज है। अब आपको यह समझना चाहिए, भारत पर जो कर्ज है अगर आप देखेंगे जीडीपी के मुकाबले वो कितना बैठता है। भारत पर कर्ज जो है
वो जीडीपी के अनुपात में, जीडीपी के अनुपात में कितना था भाई 2022 में? 81%। भारत का कर्ज जो है वो है 80, भारत 2022 में 81%। और अभी मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र कहता है कि अगर 100% से कम है जीडीपी के रेशियो में कर्ज तो वो रिस्क कम है। लेकिन क्या भारत में ही ऐसी स्थिति है? बॉस आपको बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बताता हूं। जापान में जीडीपी के रेशियो में 2022 में कितना कर्ज था? 260%। हम 81% पे हैं, जापान 260% पे बैठा है। सिंगापुर की क्या हालत है बॉस? सिंगापुर की हालत है 167%, मतलब 100 रुपया कमा रहा है और सिंगापुर पे 167 रुपया का कर्ज है। अमेरिका को देखिए, यूएस पे कितना कर्ज है? यूएस है 121%, यानी जीडीपी के मुकाबले 121% का कर्ज है। फ्रांस को देखिए, एक और बड़ी अर्थव्यवस्था, फ्रांस में 111% का जीडीपी के रेशियो में कर्ज है। ब्रिटेन को देख लीजिए बॉस, इतना लूट लूट के हमारे यहां से गए, उनके यहां भी हालत खराब है, वो 102% पे बैठे हैं और भारत 81% पे बैठा है, फिर भी ये लोग छाती पीट रहे हैं। यानी कर्ज के मामले में भारत की स्थिति अब भी दूसरे देशों से बहुत बेहतर है। लेकिन सवाल इस बात का है कि मोदी सरकार ने कर्ज लिया क्यों? इतना कर्ज बढ़ा क्यों? क्या फालतू का कर्ज लिया या अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर्ज लिया? इन दोनों का जवाब है नहीं, ना फालतू का कर्ज लिया ना नाकामी छुपाने के लिए कर्ज लिया। तो फिर सच क्या है? कर्ज लिया क्यों? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कि नरेंद्र मोदी सरकार को कर्ज लेने की वजह पड़ी कोविड की वजह से। कोविड का संकट आया और इसलिए नरेंद्र मोदी को अचानक ज्यादा कर्ज लेना पड़ा। और ये अकेले नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं हुआ, अभी आपको दुनिया का हाल बताऊंगा। अगर कर्ज और जीडीपी का रेशियो देखिएगा, कर्ज जीडीपी रेशियो, कर्ज के अनुपात में जीडीपी का रेशियो आपको अभी समझ में आ जाएगा। अगर आप देखिएगा फाइनेंशियल ईयर FY 20 में, 2020 में कितना कर्ज था? 75%। जो आज 81% पे दिख रहा है वो तब 75% था। कोरोना का संकट काल आया, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 21 में ये कर्ज कितना बढ़ गया? ये बढ़कर 88.5% पे चला गया बॉस, 88.5%। और फिर फाइनेंशियल ईयर 23 में ये घटकर आज 81% पर आ गया। तो बॉस ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कर्जा ले लिया, उस वक्त दुनिया पर यह संकट आया, कर्ज लिया और उसके बाद स्थिति बेहतर हुई तो कर्ज घटता जा रहा है। अब सवाल यह है कि कोविड की वजह से कर्ज सिर्फ भारत में बढ़ा? इसका जवाब भी है नहीं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सरकारी कर्ज बेतहाशा बढ़ा कोविड की वजह से। 1970 के बाद कोविड के एक साल में सबसे ज्यादा दुनिया में सरकारी कर्ज बढ़ा। इतना एक साल में कभी नहीं बढ़ा। दुनिया भर में सरकारी कर्ज जीडीपी के 99% तक पहुंच गया ज्यादातर देशों में। भारत तो फिर भी 88.5 पर था। एडवांस अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज जीडीपी का 123% तक चला गया कई देशों में। यह हाल हो गया। यह भी देखना होगा कि भारत ने जो कर्ज लिया उसे खर्च कहां किया। क्योंकि भाई एक है आपने कर्ज लिया और आपने पार्टी करने में, घूमने में उड़ा दिया। एक होता है आपने कर्ज लिया और प्रॉपर्टी खरीदी, कहीं इन्वेस्ट किया और उससे आपको और पैसा आने वाला। तो दोनों कर्ज में अलग अलग फर्क दिखता है। तो मोदी सरकार ने कोविड काल में अगर कर्ज लिया तो किया क्या उसका? कोविड आने के 2 महीने के अंदर 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई। यह वो पैकेज था जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमा और आज दुनिया में भारत सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उसमें इस पैकेज का बहुत बड़ा योगदान है। 10 लाख करोड़ रुपए देश में रोड, रेलवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जा रहे हैं। कोविड के टाइम से लेकर अब तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा, कहा गया। कोविड के बाद से 220 करोड़ से ज्यादा मुफ्त कोविड वैक्सीन लगाई गई। यानी ऐसा नहीं है कि कर्ज लेकर कोई अनप्रोडक्टिव काम किया गया। पार्टी नहीं चल रही है, लोगों को राहत दी जा रही है, जो जरूरी था वो किया जा रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त पैसा खर्च किया गया। और ऐसा माना जाता है कि अगर कर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट बनाने में खर्च होता है तो वो कर्ज लॉन्ग टर्म में देश को फायदा ही पहुंचाता है, क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से निवेश बढ़ता है, रोजगार पैदा होते हैं। यानी आपने बैंक से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया और उस पैसे से घूमने निकल गए तो वो कर्ज नुकसान करेगा। लेकिन वही 1 लाख रुपए लिए और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया जो रिटर्न देगा तो वो कर्ज फायदेमंद है, क्योंकि कर्ज भी लौटाइएगा और आपकी प्रॉपर्टी भी बन रही है। और इसीलिए वो जो पैसा लगाया नरेंद्र मोदी सरकार ने, तो जो कर्ज और जीडीपी का रेशियो 88% चला गया था वो घट के 81% आ गया, क्योंकि पैसा आना शुरू हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार किस तरह से खर्च कर रही है और आगे खर्च करने वाली है, इसको सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जीडीपी ग्रोथ होती है, ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। ये बात कोई नहीं आपको बताएगा कि किसी भी देश के लिए कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया के सारे देश अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए मार्केट से हर दिन कर्ज उठाते हैं। भारत भी इसी तरह से कर्ज लेता है। और आप ये समझिए कि कर्ज 2 तरह के होते हैं। पहला होता है घरेलू कर्ज। ये वो कर्ज होता है जो सरकार देश के अंदर ही कंपनियों, बैंक या किसी प्राइवेट स्टेक होल्डर से लेती है। जैसे आप अपने घर में पिता, भाई, चाचा से नहीं लेते हैं, ये चाचा थोड़ा दीजिए पैसा बिजनेस को, जिसे लौटाने का कोई ज्यादा दबाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो आपके घर पर आकर धमकेंगे कि पैसा लौटाओ, पैसा कैसे नहीं दोगे जी। ये कर्ज जिम्मेदारी तो होता है, लेकिन किसी भी देश के लिए कम खतरनाक होता है। दूसरा होता है विदेशी कर्ज। ये वो कर्ज है जो कोई देश IMF से ले ली, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से ले ली, इस तरह की संस्थाओं से लेती है या दूसरे देश से ले लिया।
यह फिल्मों के साहूकार की तरह होता है जिसका कर्ज कभी खत्म नहीं होता। इस कर्ज का ब्याज बहुत ज्यादा होता है और अगर ब्याज की डेडलाइन भी मिस की तो उस पर बहुत ज्यादा फाइन देना पड़ता है। ग्लोबल कंपनियां देश को ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर देती है जिससे देश में निवेश कम हो जाता है और इसका असर देश की आंतरिक इकोनॉमी पर पड़ता है। महंगाई बेकाबू होकर बढ़ने लगती है, बेरोजगारी बढ़ती है, जैसा पाकिस्तान और श्रीलंका में आपने देखा। लेकिन आपको यहां देखना होगा कि आपका घरेलू कर्ज कितना है और विदेशी कर्ज कितना है, मतलब इंडिया का, भारत का कितना है। अगर विदेशी कर्ज पर कंट्रोल है तो फिर किसी भी देश की ओवरऑल स्थिति अच्छी मानी जाती है और भारत को पीएम मोदी इस अच्छी स्थिति में लेकर आए हैं। क्योंकि यह देखिए कि मोदी सरकार ने विदेशी कर्ज को किस तरह से कंट्रोल किया है। 2014 में 3,84,000 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज देश पर था जो कि जीडीपी का 23% के करीब था, जबकि 2023 में विदेशी कर्ज 5,66,000 करोड़ है जो कि जीडीपी का 18.7% है। यानी नरेंद्र मोदी विदेशी कर्ज को घटा के ले आए हैं नीचे, यानी जीडीपी के अनुपात में देश का विदेशी कर्ज पहले से कम हुआ है। वित्त मंत्रालय ने यह बताया है कि पूरी दुनिया मुश्किल हालात से गुजर रही थी और उसके बाद भी भारत ने कर्ज के मोर्चे पर अच्छा परफॉर्म किया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन युद्ध, कोविड महामारी, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस और इसका असर सभी देशों पर पड़ा। इसलिए अगर हालात प्रतिकूल होते हैं तो उसका असर सभी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। आईएमएफ ने एक संभावना जताई है कि कोविड जैसी महामारी के हालात में कर्ज जीडीपी का 100% हो सकता है, जो सच नहीं है। मतलब आईएमएफ कह रहा है कि बहुत बुरी स्थिति हुई तो भारत का कर्ज जो है वो जीडीपी के 100% तक पहुंचेगा, लेकिन वो कह रहा है कि बहुत खराब होगी तो वो ये भी कह रहा है कि अगर हालात सही रहे तो 2028 तक भारत का कर्ज जीडीपी का 70% भी हो सकता है। ये भी आईएमएफ की रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन विपक्ष ये वाला लाइन काट दिया, सीधा कहा कि नहीं 100% होने वाला है। अरे बहुत, जब 88 से घट के 81 हो गया तो और ना घटेगा, ऊपर कहा जाएगा अगर कोई बहुत बड़ी अफलातूनी चीज नहीं हो गई। अगर कर्ज जीडीपी के 70% के नीचे रहता है तो किसी देश को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। जो लोग आईएमएफ की रिपोर्ट पर हंगामा मचा रहे हैं उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि ये वही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो भारत की लगातार तारीफ कर रहा है, तब इन लोगों को आईएमएफ पे यकीन नहीं होता। अभी 18 दिसंबर को आईएमएफ ने सालाना आर्टिकल 4 कंसल्टेशन विद इंडिया रिपोर्ट पब्लिश की, जिसके मुताबिक इकोनॉमी में भारत स्टार परफॉर्मर है। यही वही आईएमएफ कह रहा है जिसको ये लोग आधार बना रहे हैं। ग्लोबल ग्रोथ में 16% का योगदान भारत दे सकता है। भारत की विकास दर मजबूत है, सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है भारत, डिजिटलाइजेशन पर जोर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टमेंट और विकास के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है और यह भारत में मौजूद है। यानी जो लोग भी ये कह रहे हैं कि भारत को नरेंद्र मोदी ने कर्ज में डुबा दिया, वो आपसे झूठ कह रहे हैं। कर्ज किन परिस्थितियों में लिया गया वो पता चला आपको, दुनिया कहां कर्ज में और भारत कैसे बेहतर स्थिति में है ये आपको बताया, और कैसे वो कर्ज नरेंद्र मोदी घटा रहे हैं और कैसे विदेशी कर्ज मनमोहन सरकार के वक्त से अभी तक में और कम कर दिया है, ये भी आपको बताया। और इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे कुछ लोग जो है वो देश के नाम पर भी झूठ बोल देते हैं।